फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षार्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 19 पर, जिसमें कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। ये जो आर्टिकल है हमारे पार्ट 3 का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई है। आइए जानते हैं वे कौन सी स्वतंत्रता है जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। ये सिर्फ नागरिकों को प्रदान की गई है, ना कि व्यक्तियों को। तो फ्रेंड्स, नागरिक शब्द के अंतर्गत हमारे सिटीजन्स आते हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं आर्टिकल 19 के वो 6 कौन से अधिकार हैं जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1) में इनको 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को दिया गया है। वहीं आर्टिकल 19(2) क्लॉज 6 तक इन स्वतंत्रताओं पर युक्त निर्बंधन सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। ये जो निर्बंधन लगाए गए हैं फ्रेंड्स, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इन निर्बंधनों में बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद में निर्बंधन की जो आधार हैं आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 पर, वो अब बढ़कर के काफी विस्तृत हो गए हैं और लोकहित में इन्हें लगाना भी उचित और आवश्यक था। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमें आती है क नंबर की स्वतंत्रता। इस पर है वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति। ठीक। ख नंबर पे आती है निरायुध, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ग नंबर पे है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ नंबर पर है भारत के राज्य क्षेत्र में भारत में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। घ नंबर भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करने, भारत में निवास और बस जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। ठीक। इसमें आता है अड़ा नंबर पर वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवास संचरण की स्वतंत्रता, भारत में निवास और बसने की स्वतंत्रता। का, खा, गा, घा और ये अड़ा। चा को रिपीट कर दिया गया है। अब चा है नहीं है, इसके बाद हम आते हैं छा पर। इसमें बताया गया है कोई भी वृत्ति, कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें इस आर्टिकल में देखने को मिलती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फ्रेंड्स, इन स्वतंत्रताओं में वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर और आगे की स्वतंत्रताओं पर सरकार के द्वारा कुछ युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो निर्बंधन की कसौटी है वो समय दर समय तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड की गई हैं। तो फ्रेंड्स, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमें वर्तमान में 8 प्रकार के निर्बंधन देखने को मिलते हैं। 8 प्रकार के निर्बंधन कौन से हैं? देखिए, 8 प्रकार के निर्बंधन है। थोड़ा निर्बंधन के आधार पर आते हैं। 1 मिनट। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने बोलने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता से तात्पर्य है। अब जो बोलना और अभिव्यक्त करना, इसका माध्यम क्या होगा, कैसे कैसे किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी व्यक्ति या तो बोल करके या लिख करके या संकेतों के माध्यम से या दृश्य के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फ्रीडम है,
कुछ निर्बंधन के अधीन है और इन पर पब्लिक इंटरेस्ट में युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं उन संवैधानिक संशोधनों को जिनके द्वारा आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए हैं। हमारा जो लेक्चर है ये मेंस को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए बनाया गया है। जैसे कि अभी हाल ही में सिविल जज का प्री एग्जाम हुआ है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ प्री एग्जाम हुआ है, मेंस आने वाला है, इसलिए मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम आपके साथ में लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो लेक्चर आपके समझ लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, निर्बंधन के आधार देखिए, इसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और क्लॉज 6 इन सभी पर निर्बंधन अधिरोपित करते हैं। कैसे? पहले तो आपको ये समझना होगा कि आर्टिकल 19 में कुल 1 से लेकर के 6 क्लॉज हैं, 1 से लेकर के 6 क्लॉज हैं। इस 1 क्लॉज में अधिकार दिए गए हैं और बाद बाकी के जो 5 क्लॉज हैं उनमें इन अधिकारों पर निर्बंधन की बात कही गई है। तो आर्टिकल 19 की 1 क्लॉज में पहले नंबर पे आता है हमारा का पर निर्बंधन लगाएगा आर्टिकल 2 क्लॉज 2। ध्यान से सुनना, क्लॉज 2 इस पर निर्बंधन लगाएगा। ठीक, क्लॉज 2 में निर्बंधन के 8 आधार दिए गए हैं। उन 8 आधारों में से किसी भी आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। वे 8 निर्बंधन कौन से हैं डिस्कस करते हैं। पहला, भारत की प्रभुता और अखंडता के विषय में। ये जो भारत की प्रभुता और अखंडता और युक्त निर्बंधन की जो बात ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 16वें संविधान के माध्यम से, 16वां संविधान आया था, 16वें संविधान के माध्यम से 1963 में भारत की प्रभुता और अखंडता यानी कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। वहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वर्ड को भी ऐड किया गया। तो फ्रेंड्स, प्रभुता और एकता के आधार पर हम निर्बंधन लगा सकते हैं। सेकंड, राज्य की सुरक्षा। थर्ड, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए। फोर्थ, पब्लिक इंटरेस्ट में यानी कि लोक व्यवस्था के आधार पर। इसके बाद में न्यायालय की मानहानि के लिए, न्यायालय की अवमानना के लिए, किसी व्यक्ति की मानहानि के लिए युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। शिष्टाचार एवं सदाचार के हित के लिए भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और तो और अपराध के उद्दीपन के लिए भी निर्बंधन आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए पर लगाए जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। तो ये कुल मिलाकर के 8 आधार हमें क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं क्लॉज 3 पर। क्लॉज 3 खा नंबर के शांतिपूर्ण न्यायिक सम्मेलन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। इसके रिस्ट्रिक्शंस के जो आधार हैं क्लॉज 3 में, इसके 8 आधार थे, इसमें भी 3 आधार हैं। देखिए, भारत की प्रभुता और अखंडता, इसके आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। ये 16वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। ठीक है, और लोक व्यवस्था, ये जो आधार है स्पेशल आधार है, इनको आपको याद रखना है। ये सिर्फ आर्टिकल क्लॉज 3 के शांतिपूर्ण न्यायिक सम्मेलन खा नंबर पर लगाए जाएंगे। इसके सामने मैं इनके निर्बंधन लिखते चल रहा हूं। इसके बाद में आप आते हैं क्लॉज 3 पर, क्लॉज 4 पर, सॉरी। क्लॉज 4 में भी यही आधार है, प्रभुता और अखंडता, ये आधार है। लोक व्यवस्था भी है। इसमें एक आधार और ऐड हो जाता है, वो है शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में। शिष्टाचार एवं सदाचार, इस आधार पर भी इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, संगम या संघ बनाने के अधिकार पर। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि भारत की प्रभुता और अखंडता ये लगातार स्टार्टिंग से 3 नंबर तक का, खा और गा तक इंपोज करते हैं। गा के बाद में प्रभुता और अखंडता हट जाती है। अब आ जाता है भारत में आवास, संचरण और निवास की स्वतंत्रता। इन 2 पर अधिक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे वो क्लॉज 5 के द्वारा अधिरोपित किए जाते हैं। क्लॉज 5 एक साथ 2 अधिकारों पर निर्बंधन लगाता है, इसलिए गिनती में क्लॉज 5 यहां पर है और लास्ट में जो क्लॉज बचेगा क्लॉज 6, ये 6 नंबर के अधिकार पर यानी कि 6 में जो 6वें नंबर का अधिकार है इस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देगा। इसमें भारत में आवास, संचरण एवं भारत में निवास करने की स्वतंत्रता पर आवास रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाने हैं। तो उसका आधार क्या होगा? देखिए, इसका आधार होगा
अनुसूचित जनजाति, इसमें जाति नहीं, इसमें शेड्यूल कास्ट नहीं, इसमें सिर्फ शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब के हित में, यानी कि अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए रिक्त निबंधन इन दो अधिकारों पर लगाए जा सकते हैं: भारत में आवास संचरण और भारत में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता पर। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का है एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में जाता है तो क्या उसे उस अधिकार का लाभ मिलेगा? ये डिपेंड करेगा आर्टिकल 341 यानी 341 और 342 के जो राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, उस पर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, क्लॉज 5 में हमारा निबंधन अनुसूचित जाति के संरक्षण के आधार पर इंपोज किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए हम यहाँ युक्त निबंधन लगा सकते हैं संरक्षण के। तीसरे नंबर पर हमारा था कोई भी वृत्ति, कारोबार या व्यापार करने के लिए निबंधन। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार करेगा, नहीं। यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो शराब बनाना है या शराब बना के बिक्री करना है, ये मेरा अधिकार है, मैं ये व्यापार करूंगा, नहीं। तो सरकार आर्टिकल क्लॉज 1 पर 19 क्लॉज 1 पर जो लास्ट जो 6 नंबर का है, इस पर भी युक्त निबंधन अधिरोपित कर सकती है क्लॉज 6 के अंतर्गत। क्लॉज 6 में राइट टू मोनोपोली भी सरकार को है, यानी कि किसी व्यापार का एक अधिकार। ये जो अधिकार पर निबंधन लगाए जाते हैं, इसके आधार है लोक व्यवस्था के आधार पर या जनता के हितों के आधार पर, या फिर किसी व्यक्ति व्यापार को करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन सरकार के द्वारा इंपोज की जा सकती है कि उस व्यापार को वही व्यक्ति करेगा जिसमें उस व्यापार को करने की क्वालिफिकेशन होगी। तीसरा जो इंपोज है, जो आधार निबंधन का है रिस्ट्रिक्शन, वो सरकार किसी भी व्यापार से या कारोबार से किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः अपवर्जित करके उसका निबंधन लगा सकती है और उस व्यापार को अपने में या किसी अपने विभाग पर किसी और व्यक्ति में वेस्ट कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राइट टू मोनोपोली सरकार को आर्टिकल 6 के 19 क्लॉज 6 में दिया गया है। तो हमने देखा ये हमारे निबंधन के कुछ आधार थे और आपको हमने उसका ओवरऑल व्यू दिया और ये बताया कि कौन से खंड पर, उपखंड पर कौन से क्लॉज के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाएंगे। आपको ये याद करने में सरलता होगी, इसलिए हमने इसको इनके सामने लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं कि आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, इसकी सीमा क्या है, इसकी लिमिट क्या है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार, अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए, उसको प्रकाशित करने, उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी माध्यम का वो सहारा ले सकता है। जैसा कि अभी बताया कि वह लिख करके या बोल करके या संकेतों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से आ सकता है और वह यहाँ पर प्रेस का भी सहारा ले सकता है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस। हमारा तीसरा टॉपिक है फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस को पढ़े बिना आर्टिकल क्लॉज 1 का जो इंटरप्रिटेशन है वो अधूरा रह जाएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस में हमें कुछ केस लॉ देखने को मिलते हैं, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न आता है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है कि नहीं। तो न्यायालय ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों को अपने विचार को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसे प्रेस का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रेस के माध्यम से उन अधिकारों को हम बहुत बड़े स्तर पर दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रेस में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19(1) के संदर्भ में वो भी स्वतंत्र है, प्रेस भी स्वतंत्र है। साकल पेपर वर्सेस भारत संघ के मामले में न्यायालय ने यह बताया। तो फ्रेंड्स,
जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत हमारी एक्सप्रेशंस को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। इस पर एक केस लॉ है, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास राज्य। इस केस में रमेश थापर एक पत्रकार हैं और उनके द्वारा द क्रॉस रोड जर्नल पब्लिश किया जाता है इंग्लिश में। ये बंबई से प्रकाशित होता है और मद्रास में इसका जो है बंबई से छपता है, मद्रास में ये प्रकाशित होता है। तो उस समय तत्कालीन नेहरू गवर्नमेंट, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इस पर जो रमेश थापर का केस था क्रॉस रोड जर्नल का, उस पर मद्रास सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए द पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर 1949 की सेक्शन 9 के अंतर्गत। और ये कहा कि ये जो मैगजीन है, ये जो प्रकाशन जर्नल है, ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का वायलेशन करता है। ठीक, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है। इसलिए पब्लिक ऑर्डर का हवाला देते हुए इसे जो है, लोक व्यवस्था का हवाला देते हुए इसे जो है इस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए। रमेश थापर पहुंचते हैं अब न्यायालय की शरण में। तब न्यायालय ने इस पर इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, बट मनमाने या एब्सोल्यूट निर्बंधन नहीं लगाए जा सकते। और जो जर्नल था वह सिर्फ अभिव्यक्ति का एक माध्यम था, इसलिए उस पर लगाए गए निर्बंधन अयुक्तियुक्त हैं, असंवैधानिक है। और पिटीशन में ये न्यायालय ने पिटीशन को स्वीकार किया और सरकार के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए थे उन्हें जो है हटा दिया। तो रमेश थापर के केस से हमारे संविधान में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू होता है और मई 1950 में ही रमेश थापर के द्वारा संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 को चैलेंज किया गया इसी आधार पर। तो फ्रेंड्स, अब सरकार ने, कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सरकार के द्वारा जो पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो असंवैधानिक है। अब सरकार को ऐसे स्टेटमेंट को रोकने के लिए जो कि देश विरोधी है, जो कि भारत की प्रभुता और एकता के लिए खतरनाक है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन को रोकने के लिए सरकार को पहला अमेंडमेंट करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और पहले अमेंडमेंट का श्रेय जाता है रमेश थापर के केस को। रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य 1950, इस केस के द्वारा, इस केस ने हमारे संविधान में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आर्टिकल 19 में पहला संशोधन किया और रिस्ट्रिक्शंस के कुछ नए आधार इसमें लगा दिए, जैसा कि हमने अभी बताया कि पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार और विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के विषय में ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस, एक नए आधार आर्टिकल 1 के द्वारा इस संविधान में इंपोज किए गए, जोड़े गए। तो फ्रेंड्स, प्रेस की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। लोगों के इस अधिकार को प्रयोग करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता भी अति आवश्यक है। अब न्यायालय ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति शब्द को और अधिक विस्तृत व्याख्या करते हुए न्यायालय के समक्ष एक केस और आता है कि अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम किस किस चीज को मान सकते हैं। देखो, अभिव्यक्ति के अंतर्गत कोई व्यक्ति चुप रहने की भी आजादी, बोलने के साथ में उसको चुप रहने का अधिकार भी होता है ना। और उसे संकेतों के माध्यम से, जैसा कि अभी आपको बताया कि संकेतों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर सकता है। तो इसमें दो केस हमें देखने को मिलते हैं। पहला है बिजोई इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य। ठीक, इस केस में क्या हुआ था, केरल में एक स्कूल है, उस स्कूल में कुछ क्रिश्चियंस स्टूडेंट थे। जब स्कूल में राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो उस समय क्रिश्चियंस जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया, लेकिन वह सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान के आधार में खड़े हुए थे, बट उन्होंने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। इस घटना के आधार पर स्कूल के प्राचार्य ने उन्हें अपने स्कूल से निकाल दिया। ठीक, वे पहुंचते हैं हाई कोर्ट में।
हाईकोर्ट ने भी इस पिटीशन को ये बोला कि ये राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं है, इसलिए जो है उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। वो सीधे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की व्याख्या करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत यदि उसे बोलने का अधिकार है तो उसे चुप रहने का भी अधिकार है, वो चुप रह सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बिजोई इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य में चुप रहने के अधिकार को भी वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत संरक्षित न्यायालय के द्वारा किया गया। इसके बाद आते हैं हम नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ। इस केस में भी क्या हुआ, नवीन जिंदल जो है उन्होंने अपने कारखाने के ऊपर एक झंडा फहराया, भारतीय तिरंगा। सरकार ने यह कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भारतीय तिरंगा जो फ्लैग कोड है उसके अंतर्गत नहीं है और जो तिरंगे का अपमान किया जाता है और ये आर्टिकल 19(1) में संरक्षित नहीं है। ये मामला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर, अपने कारखाने पर, अपने परिसर पर झंडा फहराता है तो वह एक तरह से अपने देश के प्रति अपने सम्मान की भावनाओं को, आदर की भावनाओं को प्रकट करता है। ये उसका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के क्लॉज ए में संरक्षित है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इस केस में न्यायालय ने यह भी कहा कि जब झंडा फहराया जाता है तो फ्लैग कोड के अनुसार उसके नियमों का पालन किया जाना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने इस आर्टिकल के अधिकार के अंतर्गत अपने प्रेमाइसिस पर झंडा फहरा सकता है, तिरंगा फहरा सकता है। ये अभिव्यक्त अपनी थॉट को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये कुछ टाइप हैं इस केस, इस आर्टिकल के ये कुछ टाइप्स हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी के, यानी कि स्वतंत्रता के। दृश्यों के द्वारा, संकेत के माध्यम से, चुप रह करके या बोल करके हम अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम अपने पॉइंट पर दोबारा से लौट के जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर फ्रीडम ऑफ प्रेस पर। फ्रेंड्स, प्रेस के पास एक अधिकार और है कि वो चाहे तो लोगों से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार, ये प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से प्रेस को कुछ बताना चाहता है, उसको कुछ संसूचित करना चाहता है, तो प्रेस का ये राइट बन जाता है कि वह उस संसूचना को ले और अपने समाचार पत्र या पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। तो फ्रेंड्स, इसमें एक सबसे पहला जो केस आता है वह है प्रभुदत्त का। प्रभुदत्त वर्सेस मद्रास राज्य, प्रभुदत्त वर्सेस भारत संघ। ये प्रभुदत्त वर्सेस भारत संघ का केस है। इस केस में आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि रंगा बिल्ला बहुत मोस्ट हिस्ट्री शीटर थे जिन्होंने 1980 के दशक में क्राइम किया था। एक नेवी ऑफिसर्स के लड़की जो कि नाबालिग थे उन्हें किडनैप किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी और लड़की के साथ में बलात्कार किया था। इस क्राइम के लिए उस समय उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। वो फांसी की सजा प्राप्त अभियुक्त थे और जेल में, अपराधी थे और जेल में थे। रंगा और बिल्ला के द्वारा प्रेस को साक्षात्कार दे दे, रंगा और बिल्ला के द्वारा प्रेस को साक्षात्कार देना था। ठीक, लेकिन इस केस में जेल के अधिकारियों ने रंगा और बिल्ला के साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया प्रेस को। प्रेस पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रभुदत्त वर्सेस भारत संघ के केस में न्यायालय ने यह कहा कि ये प्रेस का राइट है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई बात प्रेस को बताना चाहता है तो सरकार उसे रोक नहीं सकती। सरकार उस पर पूर्व अवरोध नहीं लगा सकती। ऐसा पूर्व अवरोध का तात्पर्य ऐसा है कि प्रेस के द्वारा कोई भी जर्नल छापा जाए या कोई भी बात निकाली जाए तो उससे पहले सरकार की पूर्व अनुमति या सरकार के साथ डिस्कस कर लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी प्री कंडीशंस इनवैलिड है और ये मान्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रभुदत्त वर्सेस भारत संघ के मामले में न्यायालय ने एक बात और कही कि प्रेस को भी ये राइट नहीं है कि वह जानने के अधिकार के राइट टू नाउ के अंतर्गत लोगों से जबरदस्ती कुछ बातें जानने का अधिकार
यहाँ प्रेस को नहीं है। यहाँ प्रेस का अधिकार सिर्फ तभी है जानने का, तब लोग चाहें, लोग अपनी इंफॉर्मेशन प्रेस को देना चाहें तो प्रेस को अधिकार हो जाता है, लेकिन प्रेस अपनी तरफ से जबरदस्ती किसी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं जान सकती है। तो फ्रेंड्स, रंगविल्ला के केस में ये डिसाइड किया गया था कि प्रेस का जानने का अधिकार है। इसी प्रकार से हमें एक और बात समझ में आती है कि क्या पूर्व अवरोधों के अंतर्गत, प्री कॉन्शियस कंडीशंस के अंतर्गत क्या सरकार कोई भी अवरोध लगा सकती है? इस विषय पर एक केस और आता है, उसका राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्य। ये मामला ओटो शंकर के नाम से भी जाना जाता है। राजगोपाल वाला मामला ओटो शंकर के नाम से भी जाना जाता है। ओटो शंकर का मामला, क्योंकि इस केस में क्या होता है, ओटो शंकर एक अभियुक्त है, एक अपराधी है सजायाफ्ता, जिसे कि फांसी की सजा दी गई है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। इसने पुलिस की सहायता से और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की सहायता से ये बहुत बड़ा क्रिमिनल बना, और कहीं ना कहीं कुछ आईएएस आईपीएस और पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व थे उसको क्रिमिनल बनाने में। क्योंकि ये जो क्रिमिनल बना है, जिस सीढ़ी से क्रिमिनल बना है वो इंपॉर्टेंट है। इसका काम था कि पॉलिटिशियंस के लिए उस समय एक समय था, दौर था जब तमिलनाडु सरकार ने शराबबंदी कर दी थी, तो ये अपनी ऑटो में, इसका नाम इसीलिए ऑटो शंकर का मामला, अपनी ऑटो चलाता था, ऑटो में रख करके शराब जो है बड़े बड़े रईस लोगों तक पहुंचाता था, और कुछ कॉल गर्ल्स भी जो है रईसों तक, पॉलिटिशियंस तक पहुंचाता था। ये इसलिए ये जो है पॉलिटिशियंस के साथ में जुड़ गया। वहीं धीरे धीरे पॉलिटिशियंस के साथ में जुड़ने के साथ साथ ये पुलिस के अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जुड़ता गया और अपराध का एक बहुत बड़ा नाम बन गया। इसे 1995 में फांसी दे दी गई थी। ये क्या करता, लड़कियों को अगवा करता और उनसे वेश्यावृत्ति कराता, और कराने के बाद में उन्हें जला करके समुद्र में फेंक देना इसका काम था, और एक सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता था। इसलिए इसे 1995 में फांसी की सजा दी गई थी। तो फ्रेंड्स, उससे पहले का ये मामला है, ओटो शंकर जब जेल में बंद था तो उसने अपनी एक जीवनी लिखी और उस जीवनी को अपनी पत्नी के माध्यम से अपने वकील तक पहुंचाया और ये कहा कि इसे प्रकाशित किया जाए। जैसे ही प्रशासन को पता चलता है, सरकार को पता चलता है, तो सरकार में हड़कंप मच जाता है। उसकी जीवनी में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि सरकार के अधिकारियों की मानहानि करते थे और सरकार की कहीं ना कहीं पोल खोलते थे। तो फ्रेंड्स, सरकार ने इस पर पूर्व अवरोध लगाना चाहा और ये कहा, उसने जो जीवनी दी उस पर टॉर्चर करके उसे ये स्टेटमेंट लिया गया कि उसकी जो जीवनी है वह झूठी है और वह उसे प्रकाशित करना नहीं चाहता है। राजगोपाल पहुंच जाते हैं न्यायालय की शरण में इस फैक्ट को लेकर के कि क्या सरकार की मानहानि के डर से किसी जीवनी को या किसी फैक्ट को जनता तक लाने से प्री कॉन्शियस कंडीशंस के अंतर्गत आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू उसे रोका जा सकता है। तो न्यायालय ने यह कहा कि नहीं, बिल्कुल प्री कॉन्शियस कंडीशंस ऐसे मैटर पे अप्लाई नहीं होती है और ऐसे जो फैक्ट हैं उन्हें जनता तक लाया जा सकता है, बशर्ते न्यायालय ने यह कहा यदि सरकार को लगता है, सरकार के अधिकारियों को लगता है कि उससे उनकी मानहानि हुई है और मामला झूठा है, तो बाद में उस पर मानहानि का दावा कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्री कॉन्शियस कंडीशंस के अंतर्गत उस पर पूर्व अवरोध नहीं लगा सकते हैं, उसे प्रकाशित करना ही होगा। ये ओटो शंकर का मामला है और ओटो शंकर की जीवनी है जो कि आपको जाननी चाहिए। ये किस प्रकार से एक सामान्य सा नागरिक हमारे देश में सिस्टम की वजह से एक बहुत बड़ा सीरियल किलर बनता है और अपनी जीवनी में ये इस बात का खुलासा करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि उस जीवनी को प्रकाशित सरकार के द्वारा नहीं होने दिया गया। तो हमारा पॉइंट ये है कि हम प्रेस की स्वतंत्रता में काफी कुछ विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और उन्हें जानना चाहिए। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को हम तभी पूरी तरह से समझ सकते हैं जब न्यायालय इसके संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ में न्यायालय के जो जजमेंट है उन्हें भी हमें पढ़ना होगा, तभी हम इसका जो है एक बहुत अच्छा जो है अर्थ और व्याख्या कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जाना कि आर्टिकल 19 और उसके निबंधन के आधार। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि ये अच्छा लगे आपको तो इसे अन्य लोगों तक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें भी अपने स्टडी में हेल्प मिल सके। और इस वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।